नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। आज जो ये केस हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर की 60 वर्षीय माँ का केस है, जिसे अनेकों रोग लगे हुए हैं, परंतु वर्तमान में इसने अपने दस्त ना रुकने की समस्या को लेकर अपना इलाज करने की या कराने की इच्छा जाहिर करी है। यहाँ पर मैं रोगी और उसकी बेटी के साथ हुए वार्तालाप का वर्णन अपनी आवाज में करूँगा, ताकि रोगी की पहचान छुपाई जा सके। रोगी अभी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है, पर सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो रोगी से बात कराते हैं, उसकी जो बेटी है। मुझे शुगर है बहुत, दिन में 4 बार इंजेक्शन लगाती हूँ और 4 दिनों से बहुत ज़्यादा लैट्रिन हो रही है। अभी तक 40-50 लैट्रिन हो गई हैं और अभी भी लैट्रिन आना चालू है। पेशाब और लैट्रिन साथ साथ हो रही हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ भाई, ये सब कुछ केवल 4-5 दिनों से ही हुआ है क्या? इससे पहले क्या आप बिल्कुल ठीक थीं? रोगी: हाँ, पेशाब और लैट्रिन तो 4-5 दिनों से ही हो रहा है, पर शुगर को लगभग 30 साल हो गए हैं। तो मैं पूछता हूँ, शुगर के लिए 4 इंजेक्शन आप कब से लगा रही हो? रोगी कहती है, ये तो मैं 2003 से ही लगा रही हूँ। मतलब ये लगभग 19 वर्षों से 4 इंसुलिन के इंजेक्शन प्रतिरोज लगा रही है, तब जीवित है। अब उसके बावजूद भी ये रोगी बहुत शांत भाव से जवाब दे रही है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत सामान्य सा बात है ये। अब जबकि उसको इतने सारे और भी भयानक रोग लगे हुए हैं। इन सभी बीमारियों के कारण उसमें जरा सी भी घबराहट की झलक तक भी नहीं है, जिस ढंग से वो बोल रही है और अपना केस मुझे दे रही है। अभी तक इतनी सारी बीमारियों ने भी उसके मनोबल को तोड़ा नहीं है। और आगे बोलती है, और मुझको दिल की भी बीमारी है। तो मैं पूछता हूँ, भाई दिल में क्या समस्या है? रोगी कहती है, अभी मैंने अपना एंजियोग्राफी करवाई है तो सब कुछ नॉर्मल निकला है। मैं कहता हूँ, अभी सब नॉर्मल है तो पहले क्या समस्या थी? क्योंकि इसने अभी कहा कि मुझको दिल की बीमारी भी है। तो बताती है, पहले एक बार छाती फूल जाना ऐसी समस्या थी, और मैं एक बार बेहोश भी हो गई थी। ये 2003 की बात है। फिर आगे बताती है, और मुझको थायराइड है, बीपी भी मेरा बहुत बढ़ा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ, भाई ये दोनों बीमारियां आपको कब से हैं? थायराइड को अभी लगभग 10 साल के करीब हो गए हैं। अब रोगी बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे ये सब बिल्कुल बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं, जैसे मतलब कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं है इसके मन में। मैं आगे पूछता हूँ, तो क्या इसके लिए आप कोई दवाई वगैरह खाती हो? हाँ, 25 मिलीग्राम की गोली खा रही हूँ थायराइड के लिए। और बीपी कब से है आपको? जब से शुगर हुई है तभी से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। मेरा मतलब लगभग 2003 से आपका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है। रोगी: 2003 से तो मुझे अटैक आया था, उससे पहले तो डायबिटीज थी। यानी 2003 से पहले इसको शुगर थी। तो मैं पूछता हूँ, शुगर के लिए यानी डायबिटीज के लिए
आप गोली कब से खा रही हो? कहती है जब मैं 25 साल की थी तभी से गोली खा रही हूं। तो इसका मतलब हुआ कि ये महिला 35 वर्षों से शुगर के लिए गोली खा रही है। पर आगे बताती है पर इंजेक्शन मैं 2003 से लगा रही हूं। अब ये महिला 2 एलोपैथिक दवाइयों के नाम भी बताती है जो कि ये शुगर के लिए लेती है और 4 इंजेक्शन लगाती है दिन में, तब ये जी रही है और बहुत सामान्य ढंग से जी रही है। कहीं कोई घबराहट बेचैनी दिमाग में नजर आती नहीं है। तो मैं पूछता हूं आगे, तो आपको 25 साल की उम्र में ये सब बीपी बढ़ गया, शुगर हो गई, तो आपकी जिंदगी में ऐसी क्या टेंशन थी या डॉक्टर ने ऐसा आपको क्या कारण बताया था इन बीमारियों के होने का? तो रोगी बताती है मुझे टेंशन का कारण तो अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मुझे पहले थोड़ा बहुत टेंशन रहता था। तो मैं पूछता भाई मुझे लगा कि इसकी शादी में कोई टेंशन रही होगी, क्योंकि वो जो 25 साल की उम्र है वो शादी वाली होती है, तो शायद उस समय रही होगी। तो इसलिए मैं इससे आगे सवाल करता हूं, आपकी शादी कब हुई थी? तो ये बताती है 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर आपके बच्चे कब हुए? बच्चे मेरे 17-18 साल की उम्र में हो गए थे। तो फिर टेंशन क्या थी? ऐसा ही ना जी, बस थोड़े घर की टेंशन रहती थी। अब ये रिवील प्रॉपरली नहीं कर रही है, ये छुपा नहीं रही है, बल्कि इसको कुछ इसका महत्व नहीं समझ आ रहा है, इसलिए नहीं बता रही है। क्या शादी से पहले आपको कोई समस्या नहीं थी? बिल्कुल ठीक थी, एकदम सेहत अच्छी थी आपकी। नहीं, शादी से पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी। अब ये बात जो कहा है कि शादी से पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी, ये बहुत जोश से बोल रही है, ये यानी बहुत एकदम अफर्मेटिव ढंग से। तो इसका मतलब होता है कि शादी उसके लिए सभी मुसीबतें लेकर आई है। तो इस रूब्रिक को कहते हैं डेल्यूजन सफर्ड रॉन्ग ही इज। अब मुझको अभी तक 100% ये नहीं समझ आया है कि मैं इसको क्या दवाई दूं। तो मैं अब वर्तमान के बारे में कुछ बात कर लेता हूं। तो अभी जो बीमारी की समस्या या जो अवस्था आपकी चल रही है, अब आप उसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? रोगी बहुत ही दुखी मन से अब जवाब देती है, ये लैट्रीन ही बंद नहीं हो रही है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो चाहती है कि लैट्रीन जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, पर लैट्रीन है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस छोटे से एक सेंटेंस को हम कई रूब्रिकों में बदल सकते हैं। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डेल्यूशन परस्यूड ही वाज, रिपर्टरी में परस्यूड ही वाज है इसलिए मैं ही वाज बोल रहा हूं, पर मेरे हिसाब से ये ही इज होना चाहिए। तीसरा रूब्रिक है फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ। अगर इन तीनों रूब्रिक को हम रिपर्टराइज करें तो इसमें दवाई आती है हायोसाइमस, कालीब्रोम, पल्साटिला, एनाकार्डियम, लाइकोपोडियम, बेलाडोना, नेट्रमकार और स्ट्रामोनियम। अब इनमें से हमको कोई दवाई का चुनाव करना होगा। तो पूछता भाई इन जो लैट्रिन आपको लगी हुई है, इनके बंद ना होने के कारण क्या टेंशन हो रही है आपको? रोगी कहती है मैं अगर किसी का कुछ सुन लेती हूं तो बड़ी घबराहट होने लगती है मुझको। जैसे किसी की मौत की कोई मैं खबर सुन लूं तो बड़ी घबराहट होती है। पर लैट्रिन की समस्या तो अभी 4-5 दिनों से ही हो रही है। अभी 4-5 दिनों से तो ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है, पर मुझे हर 15-20 दिनों बाद ये लैट्रिन की समस्या हो जाती थी। तो मैं इससे कहता हूं इसका मतलब है कि लैट्रिन की वाली ये समस्या आपको बहुत पहले से होती रही थी रोगी, पर अभी तो 4-5 दिनों से लगातार हो रही है। पहले तो गोली लेती थी तो बंद हो जाती थी, पर इस बार तो बंद ही नहीं हो रही है। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब
लैट्रिन के बंद ना होने के कारण ये महिला घबराई हुई है। अब इसकी घबराहट दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी। तो इसके लिए हम रूब्रिक लेंगे फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि ये कह रही है कि ये रुक ही नहीं रही है, यानी लगातार एक समान बनी हुई है, यानी कांस्टेंट है। फियर इंजरी ऑफ बीइंग, अब ये लगातार बनी हुई है तो अब इसको डर लग रहा है कि कुछ ये सारी गड़बड़ मेरे को करेंगी, नुकसान करेंगी ये। और आगे बताती है, और मेरे हाथ पैर भी अब बहुत थर थर आते हैं, यानी कांपते हैं। अगर चम्मच भी मैं पकड़ती हूं तो हाथ थर थराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो अब मैं इसके साथ पूछता हूं, भाई क्या पति तुम्हारे साथ ही रहते हैं? क्या आजकल घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है? होगी नहीं, अभी नहीं है। अब ये छोटा सा वाक्य दर्शाता है कि महिला अपने पति की बात तक नहीं करना चाहती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं बात करना चाहेगी वो, जब उससे कोई परेशानी रही होगी। इसका मतलब है भूतकाल में पति के साथ इसके अनुभव काफी खराब रहे हैं, ये जो उसने पहले भी बताया था, जो मैंने कहा था सफर्ड रॉन्ग। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, भाई आजकल फिर पति आपके कहाँ पर हैं? तो रोगी बताती है, 7 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैं इससे पूछता हूँ, फिर अभी आप किन लोगों के साथ रहती हो? तो यानी मैं उसके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके जीवन में किस प्रकार का तनाव है, या कोई तनाव है या नहीं है, उस तनाव की मौजूदगी और उसका कारण जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ। तो आगे बताती है, मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। अभी मैं उससे पूछता हूँ, भी ये जो लड़की बात करती है ये आपकी कौन है? मुझे ऐसे लगा था ये इसकी बेटी है, क्योंकि वो बहुत ही इसके प्रति नम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक प्रेम भरी भाषा में बात करती है, जैसे इस औरत से बहुत प्यार करती है। तो आमतौर पे बहुएं ऐसा नहीं करती हैं, इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये शायद इसकी बेटी है। पर ये बताती है कि रोगी बता रही है अब, और बहुत जोशीले अंदाज में बता रही है, जिससे ये पता चलता है कि बहू को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसको अपना सहारा मानती है, जैसे तो उसकी कोई संपदा है, वेल्थ है उसकी बहू। ये कहती है, ये मेरी बहू है, बड़ी बहू है, डॉक्टर है ये 3 पॉइंट बहू की खूबियां उसने गिनाई है। इसका मतलब बहू से ये बहुत प्यार करती है, तो इसका मतलब है बहू इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। तो ये बहू एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। मतलब आपके दोनों बेटे और बहुएं तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तो क्या उनके साथ आपकी कोई टेंशन रहती है आजकल? रोगी कहती है, थोड़ी बहुत तो टेंशन आती रहती है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है। तो मैं कहता हूँ, जब गुस्सा आपको आता है तो फिर आप क्या करती हो? बोल देती हूँ, या फिर चुप हो जाती हूँ, या फिर बोलकर चुप हो जाती हूँ? तो मैं इससे पूछता हूँ, चुप हो जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? कि गुस्सा करने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाता है, या कुछ और बात है? हाँ, यही बात है, और कुछ बात नहीं है। अब रोगी के साथ हुए अभी तक के वार्तालाप से मामूली से घबराहट तो लग रही है, परंतु जितनी हालत इसकी खराब है उतनी खराब हालत लग नहीं रही है इसकी बातों से। बिल्कुल शांत भाव से ये बताई जा रही है, कोई विशेष तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति को अपनी वास्तविक खराब स्थिति का पूरा अंदाजा ही ना हो, या फिर वह स्वयं को इतना शक्तिशाली समझती हो कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। तो ये ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो मैं इससे आगे पूछता हूं, मतलब आप गुस्सा करके पूरी भड़ास निकाल लेती हो? हाँ, मेरी कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। अब आप खुद समझें, इसका पति मर चुका है, ये अकेली रहती है, और यह पूरी तरह से अपने बहू बेटों पर निर्भर है, फिर भी ये उन लोगों पर गुस्सा करती रहती है। मतलब कि इसको अपनी सही स्थिति का बिल्कुल भी अनुमान तक नहीं है,
इसीलिए घबराहट नहीं है। तो इस मानसिकता को कहते हैं नाइव, जो यानी हालात को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या है, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर आगे औरत बताती है, सर मुझको पेशाब भी ज़्यादा आता है, कहीं भी जाऊं तो पेशाब आता है, एक बार तो मैं गिर भी गई थी। तो मैं पूछता हूं भाई ये सब तो पुराने समय से आता होगा ना तुम्हें, इनको छोड़ो, अभी जो 4-5 दिनों से दस्त हो रहे हैं उसके बाद जो आपके मन की स्थिति हो रही है वो मुझको बताओ। मुझे ये बताओ अभी आप मुझे जो फोन कर रही हो वो किस चीज के लिए कर रही हो, ताकि मैं बड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं अपनी दवाई के सिलेक्शन में। इसलिए मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री पे दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। जो वर्तमान हालात हैं उनमें जो मरीज की स्थिति है अभी हमें उस पर प्रिस्क्राइब करना है, वहीं से तो पीछे की तरफ ले जाना होगा। तो जब तक हम वर्तमान में नहीं देखेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी दवाई उसको बैक में नहीं ले जा सकती, यानी रिवर्स ऑर्डर में क्योर नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन वर्तमान मानसिक अवस्था पर देना आवश्यक हो जाता है। रोगी बताती है, दस्तों के लिए अब ये कोई बिल्कुल सही जवाब है नहीं, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण जवाब है ये, मतलब इसको कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही है, इसी को कहते हैं नाइव। मैं आगे पूछता हूं, भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि इन दस्तों से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्या टेंशन हो रही है। रोगी आगे बोलती है, ऐसे लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है क्या मुझे। तो मैं पूछता हूं, डर लग रहा है क्या। हाँ, क्या डर है। रोगी बताते, यही डर है कि मुझे कोई नई बीमारी हो गई है क्या। मेरे पति को भी ऐसे ही दस्त लगे थे, उनको कैंसर हो गया था, अभी मेरे दिमाग में वही डर लगा रहा हुआ है। पहले जब भी मुझे दस्त लगते थे तो मैं गोली खा लेती थी तो दस्त ठीक हो जाते थे, इस बार तो 4-5 दिन हो गए हैं सही ही नहीं हो रहे हैं। तो पूछता हूं, भाई मैं अब उसकी बहू से जानना चाहता हूं कि उसने क्या क्या दवाई दी। तो बहू बताती है, सर आर्सेनिक दी है, अभी तो आर्निका और पल्सटिला भी दिया है, पर किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये अस्पताल में भी बोलती रहती हैं कि दिवाली आ रही है, वो कोई आदमी बुलाकर सफाई करवा लो। इनको हमेशा काम का रहता है। इस रूब्रिक को हम लेते हैं बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो मैं इससे पूछता हूं, भाई तो तुमने क्या अभी इसको हायोसाइमस दिया है या नहीं दिया है। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि हमने हायोसाइमस डॉक्टरों को इतनी ज्यादा बार और इतने ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया है कि ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर हायोसाइमस रोगी को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। तो बहू कहती है, नहीं नहीं अभी तक तो नहीं दिया सर। तो मैं कहता हूं, अभी इसको हायोसाइमस 200 दे दो, अगर 2 घंटे में फर्क ना पड़े तो मुझे फिर दोबारा बताना। एक होम्योपैथिक दवाई का रिएक्शन मैं 2 घंटे में मान रहा हूं, तो आप खुद समझें कि मुझे अपने प्रिस्क्रिप्शन पर कितना भरोसा है और होम्योपैथी कितनी तेजी से काम करती है अगर आपकी दवाई का सिलेक्शन सही है तो। पर ये पुराने क्रॉनिक केस में नहीं करती है ऐसे। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे से पूछते हैं, मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हैं, इलाज लेते हैं जबकि मैं बात कर रहा हूं। सर कल मैंने दवाई, अभी 2 घंटे हो गए मुझे दवाई खाए हुए, अभी मेरे ल्यूकोडर्मा में कोई फर्क पड़ा नहीं। आप तो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अगर मिल जाए तो 2 घंटे में ही असर करना शुरू कर देती है। तो इससे ज्यादा मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। 2 घंटे में दवाई का असर शुरू हो जाता है आपके वाइटल फोर्स के लेवल पर, और उसका असर जब आएगा फिजिकल लेवल पे वो नेचुरल वे में आएगा। तो इसलिए क्रॉनिक केस में ऐसा असर नहीं आता है। पर यहाँ एक जीवन मरण का सवाल है, इमरजेंसी है इंसान के सामने, तो यहाँ होम्योपैथिक दवाई बहुत तेजी से असर करेगी, फिजिकल पे भी बहुत तेजी से असर करेगी। इसलिए मैं इसको 2 घंटे के बाद की बात करता हूं। तो इसने
अगले दिन यानी 18 सितंबर 2022 को सुबह 8:35 पर व्हाट्सएप मैसेज करके रोगी का हालचाल बताया। मैं उसको पढ़ता हूं आपको। गुड मॉर्निंग सर जी, मेडिसिन से मिराकल रिजल्ट है। मतलब हुआ कि चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुआ है, यानी बहुत तेजी से आराम आया है, यानी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आराम आया है। इसका मतलब मिराकल रिजल्ट का ये मतलब है। अभी तक वाटरी स्टूल मतलब पानी के समान दस्त एक बार भी नहीं हुए हैं। अपना रेगुलर जैसे सभी खाना भी ये ले रही है। इसका मतलब है कि जो खाना ये हमेशा से खाती है वैसा ही खाना खा रही है, कोई परहेज का खाना नहीं खा रही है। उसके बावजूद भी इसको दस्त नहीं हुआ, ये कहना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हमारी कृतज्ञता सर जी। सर अभी रोगी की आपसे कब बात करवाऊं? तो अब आगे बात करते हैं हम रोगी से। उसी दिन सेम डे रोगी आगे खुद ही फोन कर लेती है। सर मुझे तो एकदम से आराम हो गया, मुझे दवाई खाने के आधा घंटे के बाद ही फर्क पड़ गया था। तो मैं इससे पूछता हूँ मरीज कहाँ है, मरीज से बात कराओ ना, क्योंकि मैं रोगी की आवाज को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। रोगी की आवाज इतना ज्यादा उसमें अंतर आ चुका है कि मैं उसको पहचान ही नहीं पाया कि रोगी खुद बात कर रही है। तो ये रोगी फिर बताती है, जी मैं ही मरीज हूं, मैं ही खुद बोल रही हूं। अरे तो पूछता हूं कि अभी आप अस्पताल में ही हो या फिर अपने घर आ गई हो? रोगी कहते हैं अभी तो मैं अस्पताल में ही हूं, क्योंकि वो लोग शाम को छुट्टी देंगे। तो मैं पूछता हूं जो अभी दस्तों की समस्या थी, अब इसके अलावा भी तो और बहुत सारी समस्याएं आपको है ना, तो वो क्या थी? रोगी कहते पहले मुझे 8-10 दिनों में दस्त लगते रहते थे। मेरा मतलब इसका मतलब है कि आपको ये सारी समस्याएं पुरानी है, दस्तों की समस्या। रोगी बड़ी लापरवाही से जवाब देती है, हाँ पुरानी समस्या है, पर अब की बार तो दस्त रुक ही नहीं रहे थे। तो फिर ये जो सेंटेंस बोला है, अब की बार तो रुक ही नहीं रहे थे, ये इसकी चिंता को दर्शाता है, ये घबराहट को दर्शाता है। तो फिर मैं इसको सलाह देता हूं भी आगे अपना इलाज लगातार आप जारी रखें, ताकि आपकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगे। अब हम केस को समझते हैं, यानी अब हम केस को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो कुछ रूब्रिक लिए जा सकते हैं वो तो मैं यहां नीचे दे रहा हूं आपको, परंतु ज्यादातर केस में मैं रोगी के लिए दवाई का जो चुनाव करता हूं केवल अपने अनुभव के आधार पर ही करता हूं। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि मैंने औषधियों का सूक्ष्म स्तर पर पहले ही अध्ययन करा हुआ है और अभी भी ये अध्ययन जारी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और सटीक दवाई का चुनाव कर सकते हो। उसके लिए निरंतर मेरे वीडियो देखते रहो। ये नहीं कहना होता कि सर मैंने आपके सारे वीडियो देख लिए हैं पर अभी भी हमें चुनाव करना नहीं आया है, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। एक एक वीडियो 10-10, 20-20 बार, 30-30 बार आप ध्यान से देखोगे और सीखने की इच्छा लेके देखोगे, ना कि मेरे दोष निकालने के लिए देखोगे, तब आपको समझ आएंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। तो फिर आप भी आसानी से दवाई का चुनाव कर पाओगे। इसमें जरूरी नहीं है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर ही हो, क्योंकि जैसा भी आपने देखा है जो हम केस ले रहे हैं वो तो एक सामान्य इंटेलिजेंस का बात है, उसका होम्योपैथी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो ये हर इंसान कर सकता है जिसमें समझ है। तो अब रूब्रिक बताते हैं आपको। फियर betrayed of being, fear everything constant of, fear injury being injured of, high spirited और naive। अब इन सभी रूब्रिकों में हायोसाइमस है, परंतु जो केस लेते समय मुझे लगा था
कि ये इतनी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, दिन में 4-4 बार इंजेक्शन ले रही है, दुनिया भर की दवाइयां खा रही है, और अभी 4 दिनों में 40 से ज़्यादा बार ये दस्त जा चुकी है, और 4 दिनों से दस्तों के कारण अस्पताल में भर्ती है, फिर भी ये बहुत ही सामान्य ढंग से बात कर रही है। तो इतनी ज़्यादा बीमारियों के बावजूद भी इसका मनोबल अभी बहुत ऊंचा है, मतलब हाई स्पिरिटेड है। यानी अति विपरीत हालात के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हार रही है, बल्कि हालात से जूझ रही है, जीतने का प्रयास कर रही है। तो व्यक्ति के साथ ऐसा कब हो सकता है? जबकि उसको हालात की गंभीरता की समझ ही ना हो, तो मतलब कि वह नाइव है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूब्रिक थे उस वक्त मेरे दिमाग में, हाई स्पिरिटेड और नाइव। परंतु जब उसको 4 दिनों तक दस्त नहीं रुके, तो फिर इसमें थोड़ी घबराहट शुरू हुई। मतलब दस्त की अवस्था में एक जैसी बनी हुई है, मतलब उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो इस भावना को दर्शाने वाला रूब्रिक है फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ। अब यहां एवरीथिंग क्यों लिया है हमने? क्योंकि रिपर्टरी में एवरीथिंग दिया हुआ है। तो यानी हाइसाइमस पेशेंट ऐसा किसी भी अवस्था, जो भी अवस्था, यानी एक अवस्था हो या बहुत सारी हो, ऐसी अवस्था जो आके टिक गई और उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कुछ सुधार नहीं हो रहा है, उस अवस्था से ये घबराता है। अगर उसमें सुधार होने लगे, यानी उसमें कुछ अच्छा बदलाव होने लगे, तो फिर घबराहट की कोई वजह नहीं है, फिर तो ये हाई स्पिरिटेड है ही, फिर तो लगेगा कि हाँ धीरे धीरे मैं ठीक हो ही जाऊंगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इसलिए कांस्टेंट जो रहती है चीजें, जिनमें कोई अच्छी बदलाव नहीं आता है, सुधार नहीं होता है, उस अवस्था में हाइसाइमस की घबराहट शुरू होती है। मतलब जब स्थिति निरंतर इसके अनुसार एक जैसी बनी हुई है, तो वो इसकी घबराहट का कारण बनती है। इसका मतलब है एक जैसी बनी हुई है, सुधार हो नहीं रहा, तो जाहिर बात है ये खराबी करेगी मुझको। तो ये इसलिए एवरीथिंग की बात करिए, ना कि एक चीज की बात करिए। तो अभी मैं जो लिखा है मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। ये तो मैंने स्पॉन्टेनियसली आपको समझाया है। मतलब ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें सुधार नहीं हो रहा है, अथवा बहुत ही ज्यादा धीमी गति से सुधार हो रहा है, ऐसी अवस्था में इसको घबराहट शुरू हो जाती है कि यह स्थिति कहीं इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। जब यह स्थिति लंबी खिंचती है और स्थिति की सही सही जानकारी भी इसको नहीं होती है, तो इसको अनजाने नुकसान की आशंका सताने लगती है। इसका संकेत रोगी ने अपने वार्तालाप में भी दिया है। जैसे वह कह रही थी कि मुझको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई है। बड़ी बीमारी मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी। इसको हम रूब्रिक फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ और फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग लेंगे। उसने कहा था कि मेरे पति को भी समय समय पर बहुत ज्यादा दस्त लगते रहते थे, उनको कैंसर हो गया था। अब बिल्कुल वैसी ही स्थिति इसकी भी हो रही है। तो इसको भी डर लगने लगा है कि कहीं इसको भी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, मतलब इसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अब ये सब रोगी की मिली जुली भावनाएं हैं। यानी किस सेंटेंस को किस रूब्रिक में बदला, ये तो आपको थोड़ा बताने की कोशिश करी है, पर इतना ये बिल्कुल डिमार्केटेड पत्थर की लकीर की तरह नहीं होते हैं, इतने क्रिस्टल क्लियर रूब्रिक नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से मिक्स्ड अप होते हैं, तो समझना होता है। इसलिए 1-2 सेंटेंस में बहुत सारे रूब्रिक कवर हो जाते हैं। तो अभी तो इसी कारण से इसको दवाई देने के आधा घंटे के पश्चात ही कोई दस्त नहीं आया। यही सटीक होम्योपैथिक दवाई की पहचान होती है। तो इसीलिए आप जो कुछ मैं सिखा रहा हूं उसको सीखें, इसी में आपकी और रोगियों की भलाई है। धन्यवाद।